हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी और आप देख रहे हैं इश्क मेहरबा का एपिसोड 7। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। हाय जानेमन। मिशा ने जहां नर्सिंग की जॉब शुरू की थी वो वहां जाने लगी थी जब अचानक न जाने कहां से आर्यन उसके सामने आ गया था। तुम मेरा पीछे करते करते यहाँ तक आ गए? मिशा ने खड़े चट्टानों ने उसको देखकर कहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तुम तुम आज बस ये बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? आर्यन उसके सामने खड़ा होता अपने बालों में हाथ फेर दिलकश अंदाज में बोला तो मिशा ने सरता पैर पहले उसके काले चमकदार जूते देखे, फिर वाइट जीन्स पैंट के साथ उसकी नज़र आर्यन की नीली शर्ट पर पड़ी, फिर सीने से आते एक ब्लैक लॉकेट पर। उसके बाद जैसे ही आर्यन के चेहरे पर गई तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट का गला घोटा था, क्योंकि उसने अब नोट किया था कि आर्यन क्लीन शेव था आज। कसम से छिले हुए मुर्गे लग रहे हो, कहने के साथ ही मिशा की बस हुई थी और उसने एक जोरदार केका लगाया था। मगर लब छिले हुए मुर्गे पर आर्यन का चेहरा देखने लायक हुआ था। उसने कश्मगीन नज़र से मिशा को देखा जो हर बार उसके मूड का बेड़ा गर्क कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तुम्हें पता है तुम वर्ल्ड की सड़ी हुई खातून हो। आर्यन से कुछ और बोला न गया तो बदमज़ा होकर बोला। शुक्रिया शुक्रिया। मिशा ने खुश असलूबी से उसका दिया गया लक़ब कबूल किया। जब कोई अच्छे से पेश आता है तो जवाब में उसके साथ भी अच्छे से पेश आया जाता है। आर्यन ने उसको एहसास दिलवाना चाहा। तुम्हें अपनी दाढ़ी हटाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि तुम उससे छिले हुए आलू या मुर्गे भी लग सकते हो। पागल, दाढ़ी मुझे तो मर्द की शान होती है। मिशा बात फिर भी नहीं आई थी। अच्छा दफ़ा करो, कुछ नया करते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड पर है। उसकी बात नज़रअंदाज करके आर्यन पुरजोश होकर बोला। नए से मुराद? मिशा ने सवालिया नज़र से उसको देखकर पूछा। यहाँ आओ। आर्यन ने उसको साइड पर लाकर खड़ा किया। तुम ना अपने हाथों को काबू में किया करो, क्योंकि अगर मेरे हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हुए ना तो तुम्हारे चेहरे की खैर नहीं। मिशा ने उसको तुम्बिया दी। अच्छा अब चुप करके बस तुम मेरे सवालों का सही से अदब के दायरे में रहकर जवाब देना, आर्यन ने कहा। क्यों, तुम मेरे उस्ताद हो? मिशा ने तंज किया। चुप करो, बस जवाब देना। ये बताओ तुम्हें पढ़ने का शौक़ है? आर्यन ने पूछने के बाद बेचैनी से उसको देखा। ये कैसा सवाल है? मिशा ने अजीब नज़र से उसको देखा। जैसा भी है तुम जवाब दो ना। आर्यन तब उठा था। नहीं, मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है। मैं तो बस स्कूल जाते हुए यही सोचती थी कि काश कोई कीचड़ आ जाए और मैं उसमें गिर जाऊं, मेरा सारा यूनिफॉर्म ख़राब हो जाए और मैं स्कूल जाने से बच जाऊं। मिशा ने हसरत भरे लहजे में उससे जवाब दिया। उसको देखकर आज आर्यन ने सब्र का घूंट भरा था, मगर उसने हार कतन नहीं मानी थी। अच्छा छोड़ो पढ़ने को, तुम्हें लिखने का शौक़ है? आर्यन ने अगला सवाल किया। मेरे हाथों को बस एक चीज़ का शौक़ होता है और वो होता है किसी लफेंगे का मुंह तोड़ने का। उसके अलावा लिखते हुए मेरे हाथों में दर्द पड़ जाता है। मिशा ने इस बार भी उसकी सोच के बरक्स जवाब दिया। इतनी तुम नाजुक। खैर ये बताओ, क्या तुम्हें समझने का शौक़ है? आर्यन ने एक और कोशिश की। मैं साइकेट्रिस्ट थोड़ी हूँ जो लोगों को समझती फिरूं, खुद को समझ जाऊं यही बहुत बड़ी बात है। मिशा ने मुंह के रवैये बिगाड़कर जवाब दिया तो आर्यन का दिल चाहा वो अपना सर दीवार पर मारे। मिशा, आर्यन ने जब से उसको पुकारा था। आर्यन। जवाबन मिशा ने बड़ी मासूमियत से उसका नाम लिया तो आर्यन के दिल ने एक बीस्ट मैसेज की थी। तुम इतनी अनरोमांटिक क्यों हो? अपने दिल की थपकी देकर आर्यन ने उसे सवाल किया। पहले तुम बताओ, तुम इतने छिछोरे क्यों हो? मिशा ने उल्टा उससे सवाल किया। इसको छिचोरापन नहीं कहते, ये तो मेरे लिए मोहब्बत है। आर्यन मोहब्बत से घूंदे चाशनी लहजे में बोला तो मिशा ने आईब्रो ऊपर की उसको देखा। मोहब्बत? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मगर तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? मिशा का अंदाज तंज से भरपूर था। मुझे तुमसे वाकई में मोहब्बत है और अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। जाओ यहाँ से, मुझे काम पर जाना है, मिशा बेजारगी से बोली। आज तुम काम पर नहीं जाओ, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, आर्यन उसके रास्ते में हायल होता बोला। देखो आर्यन, बी सीरियस, मुझे तुम्हें जानने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें मेरी ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरे पर तुम बस वक्त जाया कर रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छा है तुम अपने कदम वापस ले लो।
मिशा ने जिंदगी में पहली बार उससे संजीदगी में बात की, जो थोड़ी पर हाथ रखे आर्यन ने बड़ी दिलचस्पी से सुनी थी। तुम स्पीच बहुत अच्छी कर लेती हो, मगर डियर फ्यूचर वाइफ, तुम्हें नहीं लगता ये आखिरी बात जो अभी तुमने मुझसे कही, इसको कहने में बहुत वक्त लगा दिया? आर्यन ने हंसकर कहा, ये स्पीच नहीं थी, और हाँ, हो सकता है मैंने वक्त लगा दिया हो, पर तुम्हें मेरे रूड रवैये से खुद पीछे हो जाना चाहिए था, मिशा ने कहा। मगर नहीं हुआ, इससे तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि मैं कितना सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। आर्यन ने उसको लाजवाब करना चाहा। मैं नहीं लगा रही अंदाजे, तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो, मिशा ने उकताहट से कहा। तुम अगर अपनी जगह बजत हो तो मैं भी आर्यन दुरानी हूँ, अपनी बात से 1 इंच नहीं हिलने वाला। आर्यन ने गोया उसको बवर करवाया था, लेकिन मिशा ने उसको देखकर सर झटका था। घर आकर फहा ने सबसे पहला काम सुहान का मोबाइल उसके कमरे से उठाया, जो उसको ड्रेसिंग टेबल से मिला। खुद सुहान वॉशरूम में मौजूद थी, जिसका अंदाजा फहा ने पानी गिरने की आवाज से लगाया था। फहा पहली बार किसी का मोबाइल चेक आउट करने लगी थी। या अल्लाह, फहा को माफ करना, वो बहुत मासूम है। फहा एक नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डालती मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, जुरैस दुरानी का नंबर कैसे तलाश करूं? उफ फहा, पागल, कॉल लिस्ट में जी में जाना है। ऑफ कोर्स, फिर उनका नंबर मिल जाएगा। फहा ने अपनी बात का जवाब खुद को ही खुद दिया था, और जल्दी में जुरैस का नंबर अपने नंबर पर सेंड करने के बाद उसने चैट को क्लियर कर दिया ताकि सुहान को उस पर शक ना हो। वाह फहा, तुम तो लाजवाब हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अपनी कार्रवाई पर खुद को दाद देती फहा जल्दी में कमरे से बाहर निकल गई और लाउंज में आकर अपना सेल फोन उठाए वो जुरैस को कॉल करने लगी, जो कि मसरूफ जा रहा था। फोन उठाए मसरूफ इंसान। तीसरी बेल पर भी जब जुरैस ने कॉल नहीं उठाई तो फहा दुआई अंदाज में खुद से बोली, जबकि इस बार उसका नंबर मसरूफ नहीं जा रहा था। आखिरी बार करती हूँ, अगर इस बार नहीं उठाया तो मैं नहीं करने वाली दोबारा कॉल, फहा खुद से कहती अपनी तरफ से आखिरी बार जुरैस को कॉल करने लगी, जो खिलाफ तवक्का रिसीव किया गया था। हेलो, जुरैस दुरानी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से जुरैस की मसरूफ कुन आवाज स्पीकर से उभरी। आई एम फहा मलिक स्पीकिंग। फहा ने भी जवाबन उसी का अंदाज अपनाया तो जुरैस, जो कॉल रिसीव करने के बाद फाइल्स चेक कर रहा था, एक पल को चौंक सा गया था। उसने फाइल बंद करके सेल फोन कान से हटाए स्क्रीन की तरफ देखा, जहां कोई अननोन नंबर जगमगा रहा था। सुहान की बहन? जुरैस ने कंफर्म करना चाहा। जी, मैं उनकी बहन हूँ फहा। फहा ने मुस्कुराते लहजे में बताया। ओके, वो तो ठीक है। आपने मुझे कैसे कॉल कर ली आज? जुरैस को तशवीश हुई। जी, वो बिल्कुल ठीक हैं, और फहा ने सबसे पहले सुहान अप्पू के फोन से चोरी चोरी आपका नंबर लिया है। उसके बाद लॉन्च में आई, अपना सेलफोन उठाया और आपका नंबर डायल किया, फिर ऐसे आ गई आपके पास मेरी कॉल। फहा ने तफसील से उसको जवाब दिया, जिस पर जुरैस हल्का सा मुस्कुराया। आपने चोरी चोरी फोन से नंबर क्यों लिया? बताकर या पूछकर, या फिर उनसे मांग सकती थी? जुरैस ने पूछा। जी, मगर उनको बताकर सरप्राइज खराब करना नहीं चाहती थी, फहा ने बताया। कैसा सरप्राइज? जुरैस ने नासमझी से पूछा। आपको पता है कल क्या है? फहा ने मुतज्जिज लहजे में उससे पूछा। कल जुमेरात है, जुरैस ने बताया तो फहा बदमजा हुई। और क्या है मतलब, तारीख? फहा ने पूछा। तारीख? जुरैस जेर लब बड़बड़ाता सेल फोन कान से हटाए मोबाइल स्क्रीन पर तारीख और महीना देखने लगा। इंसान को इतना मसरूफ भी नहीं होना चाहिए था कि तारीख का पता ना हो। जुरैस की तरफ से जवाब ना पाकर फहा बड़बड़ाए बिना नहा रह पाई थी। आज मार्च की 10 तारीख है और 11 मार्च को सुहान की सालगिरह है, जुरैस ने बताया तो इस बार फहा को हैरत का शदीद किस्म का झटका लगा था। आपको कैसे पता? फहा बेयकीन हुई। मैंने बताया था ना, हम एक यूनि में हुआ करते थे, जुरैस ने जैसे याद करवाया। हाँ, मगर अप्पू ने कहा था आप दोनों की सरसरी मुलाकात हुई तो इस सरसरी मुलाकात में इंसान को एक दूसरे का सही से चेहरा नहीं पहचानना जाता, और आप दोनों एक दूसरे की हर बात जानते हैं। ऐसे कैसे? फहा को ताज्जुब हो रहा था और जानने का तजस्सुस भी। मुलाकात सरसरी थी या नहीं, मगर यादगार है। खैर, आप बताएं कैसे कॉल की? जुरैस मतलब की बात पर आया। वो कल का आपका शेड्यूल टफ है या एवीसा? फहा ने पूछा। कल मेरी क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़रूरी मीटिंग्स हैं, मुझे 1-2 जगह विजिट भी करना है। खैर, आपने क्यों पूछा ये? जुरैस ने बताने के बाद उससे सवाल किया। क्या मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं? फहा को थोड़ी मायूसी होने लगी। हाँ, जुरैस ने मुख्तसर जवाब दिया।
फहाने और मिशु आपी ने सुहान आपो के लिए सरप्राइज पार्टी थ्रू की थी और मैं चाहती थी आप हमें ज्वाइन करें। ऐसे हमें आपके बारे में पता भी चल जाएगा और सुहान आपो को भी सरप्राइज और अच्छा लगेगा, फहा ने बताया। उनको शायद मेरा वहां आना ना पसंद आए, सुरेश ने कहा। उनको पसंद क्यों नहीं आएगा? माना कि वो थोड़ी रूड है मगर दिल उनका बहुत खूबसूरत है और वो घर आए मेहमान की बहुत इज्जत किया करती हैं। हाँ, अगर आप हमारे छोटे से घर में आना पसंद नहीं करते तो वो अलग बात है, फहा ने कहा। ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी सोच नहीं रखता और आप मुझे बस टाइम बता दें, मैं आ जाऊंगा वक्त पर, जुरैस ने संजीदगी से कहा। क्या सच में? फहा की खुशी की इंतहा ना रही। जी, जुरैस ने कहा। अपने वालिदैन को भी लाइएगा। फहा बहुत एक्साइटेड हुई। मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, मेरे वालिदैन का इंतकाल आज से कई बरस पहले हो चुका है, जुरैस ने संजीदगी से बताया। सुनकर अफसोस हुआ। आप बस फिर अपने भाई को लाइएगा, फहा ने कुछ सोचकर कहा। मैं कोशिश करूंगा मगर आर्यन की कोई गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी अपनी कुछ मसरूफियात होती हैं, जुरैस ने उसकी बात सुनकर कहा। अच्छा तो छोड़ो उनको, आप जल्दी से ये बताएं कल किस कलर का ड्रेस पहनकर आएंगे? फहा ने पुरजोश होकर पूछा तो जुरैस को इसका ये सवाल अजीब लगा। क्या मतलब? जुरैस को समझ नहीं आया। मतलब इतना मुश्किल भी नहीं, मैंने आपके सूट का कलर पूछा है जो आप कल पहनकर आएंगे, फहा ने तफसील दी उसको। कोई भी पहन लूंगा, जुरैस ने शाने झुकाए जवाब दिया। कोई भी? ये कैसा कलर हुआ? फहा ना समझी से बोली। मेरे कहने का मतलब था जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो पहनकर आ जाऊंगा, जुरैस ने जवाब दिया। नहीं नहीं प्लीज ये जुर्म नहीं कीजिएगा, कल कुछ अलग अंदाज में आइएगा, अपने बिजनेस फॉर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी कोई मीटिंग नहीं होगी, फहा ने जट से कहा। आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर कहें, सुरेश ने पूछा। फहा कहना चाहती है कल आप बहुत तैयार होकर आइएगा, हेयर स्टाइल भी अच्छा बनाइएगा जिसको देखकर हर एक का मुंह खुला का खुदा रह जाए, फहा ने कहा तो सुरेश उसकी बात सुनकर लैपटॉप की स्क्रीन ऑन किए अपना जायजा लेने लगा। ब्लैक 3 पीस में मबलूस वो शानदार लग रहा था। उसकी शख्सियत बहुत पुरकुशिश थी, देखने वाला मरगूब हो जाया करता था, खास तौर पर उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी और चलने का अंदाज। तो फिर फहा क्या उससे कहने का बोल रही थी? उसमें क्या कमी थी? स्पेशली उसके लिबास में, बालों को भी तो वो अपने अच्छे से सेट किया करता था। देखे फहा, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसा हूँ वैसा ही आऊंगा और बिजनेस फॉर्म में ना अभी आऊं मगर मेरा ड्रेसिंग स्टाइल यही है, जुरैस ने संजीदगी से कहा। बस आप कलर बता दें, फहा से झटक कर बोली। बिलू, जुरैस ने कुछ तवक्का बात कहा। ठीक है, याद से ब्लू ही पहनकर आइएगा, फहा मुस्कुराकर कहती कॉल काट गई थी और जुरैस कितने ही पल कल के बारे में सोचने लगा था, फिर सच हटकर अपना ध्यान काम में लगाया। सोहान जुरैस के केस की फाइल रीड करने में मसरूफ थे जब उसका सेल फोन रिंग करने लगा। सोहान ने देखा तो कोई अनोन नंबर था और उस अनोन नंबर को देखकर उसकी पेशानी पर पुरसोच छाइयां छाने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, कौन? कॉल रिसीव करके सोहान ने संजीदगी से सलाम के बाद पूछा। नजीर मलिक बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से सलाम का जवाब देना जरूरी नहीं समझा गया था। तो मैं क्या करूँ? सोहान ने नागवारी से सवाल किया। सुनो, कल की बनी हुई ब्रिस्टर हमारे खानदान से भिड़कर तू अच्छा नहीं कर रही। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और हमारा खानदान, हमारा रुतबा क्या है, इसलिए हमारे मामला से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नजीर मलिक तकब्बुर भरे लहजे में उसे गोया हुआ था। एक वकील को हैरास करने के नताइज से आगाह हो तुम या मैं बताऊं? सोहान ने तंज लहजे में उससे पूछा। तुम 2 टकी की लड़की अब नजीर मलिक को धमकी दोगी? नजीर का पारा हाई हुआ था। दोबारा मुझे कॉल मत करना वरना एक रात पहले पुलिस की कस्टडी में रहोगे तुम, सुहान वौन भरे लहजे में उससे कहती कॉल काट गई थी। दूसरी तरफ नजीर मलिक के पूरे तन बदन में आग लग गई थी। उसने सुर्ख आंखों से अपने बाप को देखा जिन्होंने उससे कहा था कि सुहान को कॉल करके उसको धमकी दे, मगर वो तो कुछ सुनने को तैयार ना थी, उल्टा उसको बेइज्जत करके छोड़ दिया था। क्या हुआ? सज्जाद मलिक ने अनजान बनकर पूछा। आपको पता नहीं उस बकबक ने मुझसे क्या कहा? नजीर गुस्से से पागल होने के दर पर था। आराम से बताओ क्या कहा उसने? क्या उसने केस से पीछे हटने को कहा? सज्जाद मलिक ने उससे पूछा। बाबा साईं, केस मुझ पर उस बिजनेसमैन जुरैस दुरानी ने करवाया है, ये बस उसकी वकील है, केस लड़की उसका, नजीर मलिक गुस्से से बोले। हाँ तो करने दो वो जो ये लोग करना चाहते हैं, बड़ा इनको इंसाफ और कोर्ट कचहरियों में पढ़ने का शौक है ना, तो सही है, दोनों का शौक पूरा करते हैं, सज्जाद मलिक
कमीनगी से बोले। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नजीर अलर्ट हुआ। पहले सोचा था रास्ते से सुहान को हटाएं, मगर अब उस बिजनेसमैन जुरेश दुरानी की भी खैर नहीं। सज्जाद मलिक ने पुख्ती से कहा, बाबा साहिब वो हमारी तरह गांव के रहायशी नहीं, वो जुरेश दुरानी है जिसने कम अरसे में पाकिस्तान आकर अपना बड़ा नाम बनाया है। और वो जब बाहर निकलता है तो मीडिया वाले उसको कवरेज कर लेते हैं। साल में उसको बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड भी मिला था। आए दिन अखबारों में और मैगजीन में उसकी फोटोज छपी हुई होती हैं। वो कोई आम इंसान नहीं जिसको मार देंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। और वो बैरिस्टर सुहान जिसको कल कोई नहीं जानता था, आज हर एक के लबों पर उसका नाम है। केस जो जीता है उसमें हर कोई उसकी वाह वाह कर रहा है। सबको पता है सुहान कौन है। ऐसे में हमारा एक गलत कदम हमें खसारे में पहुंचा सकता है। नजीर मलिक अपने बाप के इरादे को भांपता उनको बाज रखने की कोशिश करने लगा। जवाब में सज्जाद मलिक का जोरदार कहकर छूट गया था, कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खाई, बस तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। सज्जाद मलिक मूंछों को ताव देकर बोले तो नजीर मलिक खामोशी से बस उनका चेहरा तकने लगा। उसको अपने बाप के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। फहा आशिर मीशा के साथ मिलकर घर डेकोरेट करने में मसरूफ थी। सुहान को जबकि उन्होंने कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। उस पर सुहान ने एहतजाज तो बहुत किया था, मगर किसी ने उसकी सुनी नहीं थी। बस यही कहा गया था कि उनमें से कोई खुद तुम्हें कमरे से बाहर लेकर आएगा। फहद, तुम्हें नहीं लगता हमें बलून्स के बजाय फूलों से घर को सजाना चाहिए? मिशा एक तायराना नजर छोटे से हॉल पर डालती फहद से बोली, जो अभी केक बेक करके किचन से बाहर आई थी। सालगिरह के दिन बलून से घर सजाया जाता है, फूलों से नहीं। फहद ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। वॉटएवर, ये देखो मैं तैयार हो गई हूँ, तुम्हारा तैयार होने का मूड है या नहीं? मिशा उसको बताने के बाद गोल गोल घूमने लगी तो उसके साथ उसका फ्रॉक भी गोल गोल लहराने लगा। फहा को अभी बहुत काम है। फहा वॉल क्लॉक की तरफ देखकर उसको बताने लगी। उफ, एक तो तुम्हारे काम, खैर मुझे एक सवाल का जवाब देना। मिशा सर झटक कर बोली, कौन सा जवाब? फहा ने सवाले नजर से उसको देखकर पूछा और हॉल का जायजा लेने लगी तो मिशा चहककर अपने पश्च पर बिखरे बाल को कंधों से आगे किया। फाही, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मिशा अपने बालों को देखकर फहा से पूछने लगी तो उसने नजर उठाए। इस बार मिशा को गौर से देखा। कौन से बाल, सर के या मूंछों के? फहा पुरसोच नजर से उसको देखकर मासूम लहजे में पूछने लगी तो मिशा का मुंह हैरत की ज्यादती से खुला का खुला रह गया। जहां मिशा का मुंह खुला था वहीं आशिर और हाशिर का केका हवा में बुलंद हुआ था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मिशा तप कर कहती उसकी तरफ बढ़ने लगी, जिस पर फहा ने गड़बड़ाकर दौड़ लगाई। भागती कहाँ हो, रुको तुझे तो अब मैं बताती हूँ। फहा के पीछे पीछे भागती मिशा की धमकी आमेज लहजे में उससे गोया हुई। यार अपो, अभी बहुत काम है, आपके पास रहम की अपील लाना चाहती हूँ। फहा यहाँ से वहां दौड़ लगाती उससे बोली तो मिशा ने सोफे से कुशन उठाए उसकी तरफ फेंक दिया, मगर फहा जल्दी से नीचे झुककर अपना बचाव कर गई। लड़ना बंद करो, मैं सुहान को लेने जा रहा हूँ, वो तैयार हो गई होगी। आशिर उन दोनों को देखकर बोला, हॉल की लाइट्स तो ऑफ करें। और मैं अभी तैयार नहीं हुई। फहा ने रोनी सूरत बनाई। तुम मासी बनकर बहुत अच्छी लगती हो, मिशा ने उसको चढ़ाया। आप तो बस करें, अपने ऊपर लिपस्टिक चेक करें। फहा भी बास नहीं आई और मिशा का सोया हुआ गुस्सा फिर से हवात किया। तुम्हारी तो, मिशा इतना कहती अभी कुछ कहती जब अचानक हॉल की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई थी। बस एक लाइट ने ब्लू मैक्सी में मबलूस सुहान को अपने घेरे में लिया था। यकलत घर में कोई और भी दाखिल हुआ था, जिसके जूतों की टिक टिक ने खामोश माहौल में एक अरताश पैदा किया था। फहा के दिल ने तेज रफ्तारी पकड़ ली थी। शायद वह जानती थी आने वाली हस्ती कौन है। सुहान जो आसपास देखती मामला समझने की कोशिश कर रही थी, अपने बेहद पास खड़े होते जुरेश को देखकर वो धम साधे रह गई थी। और यही हाल जुरेश का था। सुहान को पहली बार रोजाना के बरअक्स एक अलग गेटअप में देखकर महबूत हो गया था। लेकिन मिशा ने जब लाइट्स अचानक ऑन की तो सुहान जैसे होश में आई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुहान, विश यू मोर एंड हैप्पी लाइफ। हाशिर, आशिर, मीशा, बुआ और साजिदा बेगम ये लोग तालियां बजाकर उसको विश करने लगी और फहा गले मिलकर आखिरी लाइन कही तो सुहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। दिस इज फॉर यू। सुहान का ध्यान अपनी तरफ से हटता देखकर जुरेश ने कहा तो सुहान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो ब्लू जीन्स शर्ट में मबलूस।
ہاتھ میں ریڈ پھولوں کے بوکے پکڑے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ سوہان اس کو دیکھ کر حیران تھی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ سریش نے اس کی توجہ پھولوں پر کروائی۔ شکریہ، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سوہان کھجل ہوئی اور ایک گہری نظر میشا اور فہا پر ڈالی جو اس کے دیکھنے پر جھٹ سے رک پلٹ گئی تھی۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ فہا اتنا کہتی وہاں سے 9:11 ہو گئی تھی۔ آپ کی سالگرہ تھی، میں کیسے نہ آتا؟ سریش نے جواب دیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، سوہان نے کہا۔ پر میں اس کے باوجود آ گیا، سریش نے جواباً کہا۔ ارے بیٹا، آپ وہ ہو نا جو ٹی وی پر آتے ہو؟ بوا جلدی سے سریش کی طرف آئی۔ بوا یہ فلم اسٹار نہیں ہے۔ بوا کو دیکھ کر سوہان نے جھٹ سے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہا۔ مگر میں نے اس کو ٹی وی پر دیکھا تھا۔ بوا اپنی بات پر قائم تھی۔ جی میں ٹی وی پر بھی آتا ہوں، کچھ مارننگ شو میں ایز اے گیسٹ۔ سریش سوہان کو دیکھتا بوا کو بتانے لگا۔ گزشتہ ویکینڈ پر میں نے آپ کو اپنے کالج میں دیکھا تھا۔ حاشر نے بھی باتوں میں اپنا حصہ لیا، جس پر سریش محض مسکرایا۔ کیک کٹ کیا جائے؟ حاشر نے مداخلت کی۔ فہا آ جائے اور میں ذرا آتی ہوں۔ سوہان سب کو باری باری دیکھ کر کہہ کر اپنی میکسی سنبھالے وہاں سے جانے لگی۔ ویسے بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ سریش جو جاتی ہوئی سوہان کی پشت کو دیکھ رہا تھا، بوا کے مخاطب ہونے پر ان کو دیکھا۔ میرا اپنا بزنس ہے، سریش نے بتایا۔ اچھا، ویسے کتنی سرجریاں کروا کر ایسا رنگ روپ پایا ہے؟ بوا اس کے پاس جھک کر رازدانہ انداز میں پوچھنے لگی، مگر حاشر نے یہ سن لیا تھا جب بھی اپنا ماتھا پیٹھاتا۔ جی؟ سریش کو ان کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرے کہنے کا بوا آپ بھی حد کرتی ہیں، یہاں آئے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی بوا دوبارہ اپنی بات سریش کے سامنے دہراتی اس سے پہلے حاشر بول پڑا، مگر مجھے اس چکنے سے بات کرنی ہے، بوا نے کہا تو ان کے لب چکنے پر سریش کی پیشانی پر ناسمجھی کے بل نمایاں ہوئے تھے۔ حاشر نے اپنا جہاں کہہ ضبط کیا تھا، لیکن حاشر اپنا ماتھا پیٹ کر زبردستی بوا کو سریش کی پہنچ سے دور کر گیا۔ چکنا؟ ان دونوں کے جانے کے بعد سریش نے مدھم آواز میں وہ لفظ دہرایا تھا، پھر کچھ سمجھ نہ آنے پر اپنا سر جھٹکا۔ سریش کو تم نے انوائٹ کیا ہے؟ سوہان میشا کو بازو سے پکڑے اس کے اور فہا کے مشترکہ کمرے میں لائی سنجیدگی سے سوال پوچھا تو فہا جو ابھی شاور لیے واش روم سے باہر نکلنے لگی تھی، دوبارہ سے واش روم میں جانے لگی۔ جب سوہان کی اس پر نظر پڑ گئی، واپس آؤ فہا، سوہان نے سنجیدگی سے اس کو مخاطب کیا۔ یہ سارا اس کا پلان کیا ہوا ہے، میشا نے جھٹ سے کہا۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ فہا کچھ غلط نہیں کرتی، فہا اپنی دفعہ میں بولی۔ ہمارے درمیان ان کا کیا کام؟ میں نے پہلے بھی تم دونوں سے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم دونوں سوچتے ہو۔ میشا اور فہا کو دیکھتی سوہان سخت لہجے میں بولی۔ یہاں تم بلو ہو اور وہاں پر وہ بھی، کہاں جا رہے ہیں ہم غلط؟ واو، یہ اچھا لاجک بنایا ہوا ہے۔ میشا بھی زیادہ دیر چپ نہ رہ پائی۔ مجھے لگ رہا ہے سرسری سیل فون پر بات ہوئی تھی، جبھی باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے کو کلر بتایا گیا ہوگا کپڑوں کا، پھر ہو گیا ہوگا حسین اتفاق۔ فہا اپنی مسکراہٹ ضبط کیے بولی۔ تم دونوں زیادہ فضول گویا نہ کرو۔ سوہان بلا وجہ کھجل ہوئی، اس نے تو کپڑوں پر توجہ دی ہی نہیں تھی اور یہ تک بھول گئی تھی کہ یہ ڈریس پہننے پر اکسانے والی اس کو فہا تھی۔ ہم نہیں کہتے آپ جائیں اور اپنے گیسٹ کو انٹرٹین کریں، آپ کو تو اندازہ بھی نہیں سریش درانی نے اپنی کتنی اہم میٹنگ کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں آپ کو برتھ ڈے وش کرنے۔ فہا کا انداز خاصا چھیڑنے والا تھا۔ اور تم نے وہ پھول کہاں کر دیے؟ اس میں کوئی کارڈ وغیرہ تھا یا نہیں؟ میشا متجسس بھرے انداز میں اس سے سوال گو ہوئی۔ سب کو جانے دو، پھر میں اچھے سے تم دونوں سے نپٹ لوں گی۔ سوہان ان دونوں کو وارن کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ لگتا ہے سریش درانی کی یاد ستانے لگی ہے اپو سوہان کو، فہا نے تکا لگایا۔ اس کو چھوڑو، تمہیں تو میں بعد میں دیکھتی ہوں۔ میشا کو اپنی اور اس کی لڑائی یاد آئی تو تنبیہ کرتی نظر سے اس کو دیکھ کر بولی۔ اف توبہ، فہا معصوم کو تنگ کیا ہوا ہے سب نے۔ فہا جھٹ سے میشا سے دور کھڑی ہوتی بولی۔ کمرے کی کھڑکیاں بند کرو اور نیچے آ جاؤ، میشا نے کہا۔ آپ کریں، مجھے اپنے بالوں میں کنگھی دینی ہے ابھی۔ فہا اپنے بالوں کو تولیہ سے زداد کرتی اس سے بولی تو میشا منہ بناتی کھڑکیوں کے پاس آئی۔ ابھی وہ کھڑکیوں کے پٹ بند کرنے لگی تھی جب اپنے گھر کے دروازے کے پاس آریان کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ چھلا ہوا مرغا یہاں کیا کر رہا ہے؟ میشا ہاتھ کی مٹھی بنائے زور سے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتی آہستگی سے بڑبڑائی۔ کیا ہوا آپ کو، کس کو دیکھ لیا؟ فہا بالوں میں برش پھیرتی ساتھ ساتھ ایک نظر میشا پر ڈالتی اس سے پوچھنے لگی۔ تم دیکھو اب میں کرتی کیا ہوں، میشا اونچی آواز میں کہتی بنا کچھ سوچے سمجھے کمرے سے باہر دوڑ لگائی تھی۔ ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیں۔
फाहा ने पीछे से होंग लगाई, जिसको मिशा ने अनसुनी कर गई। पता नहीं क्या हुआ होगा। फाहा जल्दी से बालों को जोड़े में मुकैद करती बेड पर पड़ा अपना स्कार्फ उठाए पहनकर बाहर को भागी। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? सुहान ने तेज कदमों के साथ बाहर निकलती मिशा को देखकर टोका। मेरे रास्ते में कोई ना आए। मिशा उसका जवाब देती बाहर को भागी। मिशु अपू कहाँ गई? फाहा भी हॉल में आती सुहान से पूछने लगी। बाहर गई है, मगर हुआ क्या है? आशी ने बताने के बाद पूछा। वही तो देखने फाहा बाहर जा रही थी, आप लोग भी आ जाएं। फाहा उनको कहती खुद भी भागकर बाहर गई तो वो लोग भी उसके पीछे जाने लगे, जबकि सुहान अपनी जगह हक्का बक्का रह गई थी। उसको समझ नहीं आया कि ये अचानक सबको हो क्या गया था। आपके घर वालों पर सुपरहिट फिल्म बन सकती है। जुरेश चलकर सुहान के बराबर खड़ा होता उससे बोला। कुछ भी ना बोला करें, मुझे तो कोई सीरियस मामला लग रहा है। सुहान उसको देखकर परेशानी से बोली। आपकी फैमिली माशाल्लाह से किसी इंटरटेनमेंट चैनल से कम नहीं है, ऊपर से उनकी लैंग्वेज में काफी यूनिक वर्ड्स भी होते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ रहकर आप इतना सीरियस कैसे रह सकती हैं? जुरेश अपनी राय देकर बोला। मुझे लगता है मैं बाहर जाकर देखना चाहिए कि क्या हुआ है। सुहान उसकी बात इग्नोर कर कर बोली। आपको लगता है तो चलते हैं, मगर आप पहले केक काट दें क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। जुरेश हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखकर उससे बोला। मेरी बहनें बाहर हैं, मैं उनके बगैर केक कैसे काट सकती हूँ? और अगर आप इतने मसरूफ हैं तो क्यों आए? सुहान को उसका अजलियत भरा अंदाज जाने क्यों एक आंख नहीं भाया था। दावत मिली थी आने की और जुरेश दुरानी ऐसी दावत को इग्नोर नहीं करता। जुरेश ने बताया। आप चले जाएं, आपका केक मैं आपके ऑफिस में डिलीवर करवा दूंगी। आफ्टर ऑल दिन के 24 घंटों में आपके 20 घंटे तो वहां गुजरते होंगे। सुहान तंज हुई। काफी रिसर्च की हुई है आपने मेरे मामले में। जुरेश उसके अंदाज पर महम मुस्कुराहट से बोला। ये रिसर्च नहीं है, सुहान ने जैसे वजाहत दी। फिर क्या है? सुरेश महफूज हुआ। मैं बाहर जा रही हूँ। सुहान इतना कहती अभी एक कदम आगे बढ़ाई थी जब सुरेश ने उसकी कलाई को अपनी अहीनी गिरफ्त में लिया था। आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। सुहान जो अपनी कलाई उसके हाथ में देख रही थी, सुरेश की बात पर सवालिया नजर से उसको देखने लगी। कैसी दरख्वास्त? सुहान अपनी कलाई आजाद करवाने के बाद उससे पूछने लगी। शाम 7 बजे आपसे रेस्टोरेंट में मिलना चाहता हूँ, उम्मीद है आप वहाँ आएंगी। हमेशा की तरह इनकार नहीं करेंगी। जुरेश के लहजे में संजीदगी थी। मैं इनकार करूं तो? सुहान को उसका हरदर्मी वाला अंदाज पसंद नहीं आया। मैंने आपको इनकार को ऑप्शन नहीं दिया। सुरेश कंधे उचकाए पुरसुकून लहजे में बोला। क्योंकि ये अथॉरिटी मेरे पास है। सुहान ने जिताया। मैं वो आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी वक्त पर इस्तेमाल करने से ज़ाया हो जाती हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी ये अथॉरिटी ज़ाया हो। जुरेश ने कहा तो सुहान सर पैर सुलग चुकी थी। मैं नहीं आऊँगी। सुहान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इनकार किया। लेकिन मैं आपका इंतज़ार करूँगा, सुरेश ने कहा। आपका इंतज़ार लाहासिल होगा। सुहान ने कहा तो जुरेश के चेहरे पर एक साया आकर लहराया था, जिस पर वो खुद को जल्दी से कंपोज करता बिना कुछ कहे सुहान के बराबर से गुजर गया और उसके रद्द अमल से सुहान को काफ़ी हैरत हुई थी। उसको अंदाज़ा नहीं था कि जुरेश का जवाब खामोशी होगा। जो भी था, जुरेश के ऐसे चुप होकर गुजरना सुहान को बेचैन कर गया था। पर जल्दी वो खुद को ऐसी सोचों से आज़ाद करती बाहर आई जहाँ नई महाभारत उसके इंतजार में थी। शहर में आती मिशा ने एक ही जुस में गेट का दरवाजा खोला था और अयान जो अभी बेल बजाने वाला था, अपने सामने मिशा को देखकर उसको शदीद किस्म की हैरानगी हुई थी। तुम दोनों के मुंह से बेसाख्ता एक साथ ये लफ्ज निकला था। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। और ये क्या, तुम लाल परी क्यों बनी हुई हो? अरियान सरता पैर उसको देखकर दिलचस्प लहजे में पूछने लगा। उस पर हैरानगी का हायल हुआ तो तासुर खत्म हो गया था। तुम कमीने इंसान, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। तुम्हें अंदाजा नहीं अब मैं तुम्हारा क्या हल करने वाली हूँ। मिशा उसको खड़े तेवरों से घूरती दांत पीसकर बोली थी। बाकी सब लोग मिशा के पीछे आते अरियान को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई 8वां अजूबा हो। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करने लगा? ट्रस्ट मी, मैं तो ट्रस्ट एंड यू सीरियसली। उसकी बात दरमियान में काटकर मिशा ने तंज नजरों से उसको देखकर कहा। गालिब ने भी क्या खूब कहा, वो जो आंखें साहिल पर लाती हैं तो लहरें शोर मचाती हैं। आर्यन अपने ढीठ होने का सबूत देता शायराना अंदाज में बोला तो वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसका जायजा लेने लगी। गालिब, अब ये भी कहिएगा कि लहरों के साथ हमारे जिस्म की हड्डियों के टूटने का भी शोर मचा था। मिशा खतरनाक तेवरों से उसकी तरफ देखकर बोली। यार मेरी, आप अरियान दुरानी हो ना? अरियान अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था जब दरमियान में फहा ने उसको मुखातिब किया। हाँ, मेरा नाम है अरियान दुरानी।
आर्यन अपनी बाँछें खोलकर बालों में हाथ फेरकर दिलकश अंदाज में बोला, तुम जानती हो इसको? मिशा ने चौंकते हुए पूछा। आपको नहीं पता क्या? कल इनकी तस्वीर अखबार में आई थी। क्लब में 2 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहे थे। वहां ने बताया तो आर्यन, जो उसके मुंह से अपनी तारीफ की तवक्का कर रहा था, उसकी ऐसी गोया अफशानी पर गड़बड़ाकर मिशा को देखने लगा, जो इस्तेज़ाज़िया नजर से उसको देखने लगी थी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। बुआ ने अपने कानों को हाथ लगाया था। ये मीडिया वाले झूठी अफवाहें फैलाते हैं महज एक रेटिंग के लिए, वरना मैं नवाज शरीफ से ज्यादा शरीफ हूँ। आर्यन मासूमियत से आंखें फटफटाकर बोला, तुम दोनों आपस में लड़ झगड़ क्यों रहे हो? आखिर माजरा क्या है? आशिर तंग होकर बोला। जबी वहां जुरैज सापट तासरात चेहरे पर सजाए बिना किसी और की तरफ देखे बाहर की जानिब जा रहा था, मगर आर्यन से झट से उसके रास्ते में हाइल हुआ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि हम यहाँ आने वाले हैं? आर्यन ने कहा तो जुरैज ने गहरी सांस भरकर खुद को कंपोज किया था। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं आए थे? उसकी बात को इग्नोर करके जुरैज ने उससे पूछा तो मिशा आंखें फाड़े उनको देखने लगी, जिनकी शक्ल और सूरत आपस में बहुत मिलती जुलती थी। और आज मिशा ने गौर किया था, फिर जो ये ख्याल उसके दिमाग में आया था, बेसाख्ता उस पर मिशा का सर नफी में हिला था। क्या आप वो सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? फहा मिशा के पास आती उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में पूछने लगी। दुआ करो जो मैं सोच रही हूँ वो दुरुस्त ना हो। मिशा ने कहा तो फहा ने समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश दी। गाड़ी को खड़ी करने की कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। गलियां काफी छोटी थी तो बस उसमें वक्त लग गया। आर्यन ने बताया। क्या इतनी बड़ी हो गई है इनकी गाड़ी? वरना तो सुहान अप्पू की गाड़ी बआसानी से गुजर जाती है। फहा ने पुरसोच लहजे में मिशा से कहा। हद है, तुम्हारा भी कोई हल नहीं। तुम एक बिजनेसमैन की गाड़ी से रेंट वाली गाड़ी का मुकाबला कर रही हो। मिशा ने उसको घूर कर कहते ही जैसे उसकी अकल पर मातम किया। वापस चलो, जुरैज ने कहा। तब तक वहां सुहान भी आ गई थी। अभी तो केक भी कट नहीं हुआ। साजिदा बेगम ने पहली बार लब कुशाई की थी। केक कट नहीं हुआ? शुक्र है आपको पता नहीं है, मैं तो केक का दीवाना हूँ। आर्यन उनकी बात सुनकर झट से बोला। जब रास्ते में गुजरेंगे तो बेकरी नजर आएगी, वहां से खरीद लेना अपने लिए केक। मिशा ने उसको घूरते हुए कहा तो उसकी बात पर जुरैज ने पलटकर मिशा को देखा तो उसकी नजर में जाने ऐसा क्या था जो वह नजर दूसरी तरफ करने पर मजबूर हो गई थी। मगर आर्यन ने उसकी बात का कोई खास नोटिस नहीं लिया था। वो मिशा की ऐसी बातों का आदी हो गया था। मिशु, बदतमीजी से बात मत किया करो, सॉरी कहो आर्यन को। सुहान मिशा की बात पर शर्मिंदा हुई थी, तभी सख्त लहजे में उससे कहा तो आर्यन की नजर अब सुहान पर पड़ी थी और उसको देखकर आर्यन के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। माजी, लंदन। ये मंजर लंदन के मशहूर होटल का था जहां जुरैज और आर्यन अपनी फूफो के हमरा आए थे, क्योंकि आज आर्यन की 22वीं सालगिरह थी, जिसको उन्होंने आर्यन की फरमाइश पर बड़े से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहा था। दूसरा, आज 24 साल जुरैज ने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में भी अपना पांव जमाया था और आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसको हासिल हुआ था जिसने उनको खुशियों को दुबाला कर दिया था। वाह, मुझे पता था मेरी सालगिरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होने वाली है। आर्यन होटल में दाखिल होता जुरैज को देखकर बोला। होटल में इस वक्त बड़े पैमाने में लोग मौजूद थे और वो सब बढ़ चढ़कर उन दोनों से मिल रहे थे। इस बात का सारा क्रेडिट तो जूनी को जाता है। अस्की शर्मी मोहब्बत से पास नजर से जुरैज को देखकर बोली। हाँ जी, इसने बिजनेसमैन बनने का जो सोच लिया है। आर्यन ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। कहीं बैठ जाना चाहिए। जुरैज उन दोनों को देखकर संजीदगी से मुखातिब हुआ। हाँ क्यों नहीं, और मैं पता है क्या सोच रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अस्की बोली। क्या सोच रही हैं आप? आर्यन ने पूछा। तुम्हें नहीं लगता अब जूनी की शादी का सोच लेना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें? पढ़ाई में भी बस 1-1.5 साल रहता है, बिजनेस भी जुरैज ने अपना शुरू किया है तो अच्छा है, अगर जो हमें जूनी की शादी भी करवा देनी चाहिए। अस्की ने पुरजोश लहजे में कहा। नॉट अ बैड आइडिया। आर्यन उनकी बात पर मुत्तफिक हुआ। बहुत घिसा पिटा ख्याल है। प्लीज पुप्पो, क्लोज दिस टॉपिक। मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। जुरैज अपने लिए कुर्सी घसीट कर बैठता बेजारगी का इजहार करने लगा। सोचने में क्या जाता है? अस्की ने एक और कोशिश की। वक्त जाया। जुरैज फौरन बोला। जुरैज, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल को हम नहीं सुधार पाए, हो सकता है मोजजाती तौर पर उनसे काम बन जाए। आर्यन उसको जज करने वाले अंदाज में देखकर बोला। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। नाउ एक्सक्यूज मी। जुरैज संजीदगी से उनको देखकर कहता, जैसे ही अपनी जगह से उठकर पलटा सामने आती
ٹرے پکڑے ویٹر سے اس کا زبردست قسم کا تصادم ہوا تھا جس پر اس کی شرٹ پوری خراب ہو گئی تھی اور اس ویٹر سے ٹرے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ زریز جو لب بیچ کر اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا کسی لڑکی کی خوبصورت آواز پر چونک کر اپنی نظریں اٹھائے دیکھا تو ویٹرس کے لباس میں اور ساتھ میں سر پر حجاب پہنے لڑکی کو دیکھ کر زریز کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ اس کو لندن میں رہتے ہوئے 14 سال ہو گئے تھے اور ان 14 سالوں میں اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو حجاب میں دیکھا تھا جس کے چہرے پر اس وقت گھبرائے ہوئے تاثرات تھے۔ شاید وہ اپنی انجانے میں کی گئی غلطی پر پشیمان تھی۔ نو اٹس اوکے، زریز اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹائے بے تاثر لہجے میں بولا۔ آپ کو واش روم تک چھوڑ آتی ہوں میں۔ اس نے پیشکش کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی زریز دوبارہ اس کو دیکھنے پر مجبور ہوا۔ کسٹمر کو واش روم تک چھوڑنا آپ کی سروس میں شامل ہوتا ہے؟ زریز نے سنجیدگی سے اسے سوال داغا تو اس لڑکی کا سر خود بخود نفی میں ہلا تھا۔ میں خود سے چلا جاؤں گا، آپ اپنا کام کریں۔ زریز سنجیدگی سے کہہ کر اس کے برابر سے گزر گیا تو وہ نیچے سر جھٹک کر ٹوٹے ہوئے گلاس کے کانچ اٹھانے لگی۔ مجھے اریان دورانی کہتے ہیں اور ابھی جو گیا وہ میرا بڑا بھائی تھا۔ وہ ایسا سڑا ہوا رہتا ہے، ہر وقت ہو آپ اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا۔ اپنے کام سے فارغ ہوتی وہ اٹھی تو اریان نے نان اسٹاپ انداز میں اس سے کہا، اٹس اوکے۔ وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہتی جانے لگی جب ایک بار پھر اریان اس کے راستے میں حائل ہوا۔ تم پاکستانی ہو؟ اریان نے پوچھا۔ یس، اس نے مختصر جواب دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اریان اس سے بے تکلف ہونے لگا۔ ایکسکیوز می پلیز۔ اس کا سوال اگنور کیے وہ جانے لگی جب اریان نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ کیا ہو گیا؟ میں کوئی اوش باش لڑکا نہیں بلکہ اس پارٹی کا مین گیسٹ ہوں۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو رہا ہے۔ آج میری 22ویں سالگرہ ہے۔ اریان نے اپنی اہمیت گنوانی چاہی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ جواب میں وہ محض اتنا بولی، تھینک یو۔ اریان خوش دلی سے مسکرایا۔ میں اب جانا چاہوں گی کیونکہ مجھے بہت کام ہے۔ اس کا انداز خاصا لیا دیا تھا۔ یا شور۔ اس بار کوئی ضد کیے بنا اریان اس کے سامنے سے ہٹ گیا تو وہ بھی تیز قدموں سے چلتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا ہر ایک سے بات میں لگ جاتے ہو؟ اریان اپنی جگہ واپس آتا بیٹھا اسکی اس کو گھور کر بولی۔ آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیسے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی؟ میں تو بس ریلیکس کرنے کی خاطر باتیں کرنے لگا تھا۔ شاید وہ ڈر گئی تھی کہ ہم مینیجر کو شکایت دے کر اس کو نوکری سے نہ نکلوا دیں۔ اریان شانے اچکائے بولا۔ اس کے حجاب سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ مسلم ہے اور نین و نقش پاکستانی بھی لگ رہی تھی جو بہت پیاری بچی تھی۔ اسکی اس کی بات سن کر مسکرا کر بولی تو اریان بھی جواب میں مسکرایا۔ آر یو اوکے؟ وہ کچن میں آئی تو اس کی ساتھی نے سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں مگر 6 گلاس مجھ سے ٹوٹ گئے، اس نے بتایا۔ سوہان تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ اگر اسٹڈی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرنا تمہارا اپنا فیصلہ تھا اور اب تم یہ بھکلاہٹ کا شکار ہو کر کام کرو گی تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہی ہوگا۔ تم اپنا مائنڈ پریپرنٹ رکھو ورنہ مینیجر کے ہاتھوں ہماری خیر نہیں ہوگی، اس کی ساتھی نے کہا تو سوہان نے اپنے لیے گلاس میں پانی انڈیلا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پانی پی کر سوہان نے بتایا۔ ڈر کیسا؟ تم سے جو نقصان ہوا ہے مینیجر وہ پیسے تمہاری سیلری سے کاٹ لے گا، اس نے کہا۔ جس کے کپڑے میری وجہ سے خراب ہوئے ہیں میرے خیال سے وہ اس کے پیسے بھی مانگے گا، سوہان آہستگی سے بڑبڑائی۔ باتیں کم کرو اور کام زیادہ کرو۔ سوہان یہ لو پیسٹریز سامنے والی ٹیبل پر سرو کرنا ہے، کسی بھی گیسٹ کو شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اور ہاں ایسے سنجیدہ ہو کر نہیں جاؤ کہ لگے کہ ان پر تم کوئی احسان کر رہی ہو۔ چہرے پر مسکراہٹ سجاؤ اور سلیقے کے ساتھ سرو کرو۔ ان کا سینئر ان لوگوں کے پاس آ کر کہتا آخر میں سوہان سے مخاطب ہوا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور اپنے سینئر کی بات پر وہ تلخ سے مسکرائی تھی۔ اس سے نہیں ہوتا تھا جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجانا۔ وہ جس مزاج کی مالک تھی اس کے لیے کسی جوک پر مسکرانا ہی بڑی بات تھا، مگر زندگی میں بعض اوقات انسان کو وہ سب کرنا پڑتا ہے جس کو کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ شور سر، وہ اپنے سینئر کو جواب دیتی ٹرے ہاتھ میں لیے کچن سے باہر آئی تو ایک بار پھر سامنا زریز سے ہوا جو شاید ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ اس کو دیکھ کر سوہان نے اپنی نظروں کا رخ بدلا تھا اور اپنے قدم ایک ٹیبل کی طرف بڑھائے جہاں کا اس کو آرڈر ملا تھا۔ زریز بھی ایک نظر اس پر ڈالے جانے والا تھا جب ایک آواز پر اس کو رکنا پڑا۔ نام کیا ہے تمہارا؟
सुहान जो टेबल पर सर्व कर रही थी, एक लड़के के सवाल पर उसके हाथों में लर्जिश पैदा होने लगी, जिसको देखकर वहां बैठे लड़कों के चेहरे पर कमीनगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। आपको और कुछ चाहिए सर? उनका सवाल इग्नोर करके सुहान ने संजीदगी से पूछा। तुमने शायद सुना नहीं जो हमने तुमसे कहा। दूसरे ने नागवार नजर से उसको देखकर कहा तो जुरैज ने मुड़कर उन लड़कों को देखा जिनकी गलीज नजर सुहान पर जमी हुई थी। आपको मेरे नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, सुहान ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। अपने अंदर मौजूद खौफ को उसने खुद पर हावी होने नहीं दिया था। खूब पता है तुझ जैसी लड़कियों का, अपनी कीमत बता जल्दी से, वो बदलिहाजी से बोला। तो इस कदर तस्जील पर सुहान का चेहरा दहशत के मारे लट्ठे मानिंद सफेद हुआ था, जबकि जुरैज की कुशादा पेशानी पर भी शिकनों का जाल बुझ गया था। और जाने उसका दिमाग में क्या समाया जो अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ाने लगा। एक्सक्यूज मी, सुहान इतना कहती जाने लगी जब एक ने उसके हिजाब का कोना पकड़ा तो दूसरे ने उसका रास्ता रोक लिया था। वहां जाने कितने लोग मौजूद थे, मगर उन पर तवज्जो किसी ने भी न देना जरूरी नहीं समझी थी। हर कोई डांस और शराब पीने में मसरूफ था, तो कुछ लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे हुए थे। दूसरा, गानों की आवाज हॉल में इस कदर तेज थी कि जो वो बोल रहे थे बड़ी मुश्किल से उनको अपने कानों में यह आवाज पहुंच रही थी। सामने से हटो, सुहान की जबान में लड़खड़ाहट वाज़ेह हुई थी। दिमाग के किसी कोने में अपना भयानक माजी ताजा हुआ था। आंखों में नमी सी घुलने लगी तो दिल खौफ से अलग तेज धड़क रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका कल आज बनकर उसके सामने खड़ा हुआ था और वो पहले की तरह आज भी बेबस थी। इतने नखरे, गुस्से में कहते वो लोग इसका हिजाब उतारने वाले थे जब दरमियान में आकर जुरैज ने उनका हाथ रोक लिया था और सट नजरों से उनमें से एक को देखा था। क्या ये तेरी रखेल? चौठक चौठक। अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब तेज थप्पड़ों के साथ जुरैज ने एक पंच उसके चेहरे पर मारा था। ये देखकर पूरा होटल में हलचल मच गई थी। सुहान भी आंखें फैलाए जुरैज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर नहीं था। सॉरी कहो इनसे, जुरैज दूसरे को गुद्दी से दबोचता चबाते हुए अल्फाज अदा करने लगा। तब तक वहां आर्यन अस्की भी आ गए थे। तब तक वहां आर्यन और अस्की भी आ गई थे और सारा मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हैरान, वो जितना हैरान हो सकती थी उतना हुई थी। उसको यकीन नहीं आया कि इस अनजान मुल्क पर कोई अजनबी उसके साथ खड़ा हो सकता है, उसका रखवाला बन सकता है। मुख्तसर ये कि कोई उसके लिए लड़ भी सकता था। उसकी जिंदगी में आने वाला ये तीसरा मर्द था जो उसको लग रहा था, क्योंकि जिंदगी में इस बार कोई मर्द उसको अलग रूप में मिला था। पहला मर्द जो उसका बाप था, जिसने उनको इस बेरहम दुनिया में तन्हा कर दिया था, जिसके दिल में उनके लिए कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं था। दूसरा, वो मर्द जो इसकी मासूमियत को ख़त्म कर देना चाहता था, उसके जिस्म से अपनी भूख मिटाना चाहता था, नफ्स की वहशत में आकर उसको जीते जी मार देना चाहता था। और एक ही सामने वाला शख्स था जिसने सबके सामने उसको इज्जत बख्शी थी, उसकी चादर को सलामत रखा, अपनी नज़रों में उसके लिए एहतराम रखा था। इस एक लम्हे में सुहान ने जाने क्या क्या सोच लिया था। सॉरी, वो अपनी जान छुड़ाने के खातिर झट से माफ़ी मांगने लगे। नाउ गेट लॉस्ट, जुरैज ने गुस्से से उनको देखकर कहा, तो वो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। उनके जाने के बाद जुरैज सुहान के रूबरू खड़ा हुआ था, जो उसके ऐसे आने पर भी अपनी नज़र झुका गई थी। उसको देखकर जुरैज ने गहरी सांस ली थी, फिर अपने असली संजीदा लहजे में उसको मुखातिब किया। अ गर्ल शुड बी थ्री थिंग्स: 1 इंडिपेंडेंट, 2 अनस्टॉपेबल, 3 कॉन्फिडेंट। अपनी बात कह देने के बाद वो वहां रुका नहीं था, बल्कि तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। आर यू ओके? आर्यन भी उसके पास खड़ा होता संजीदगी से पूछने लगा। जी मैं ठीक हूँ, सुहान ने जवाब दिया तो आर्यन ने सर को जुम्बिश देकर अपनी नजरें हॉल में दुराई, जहाँ सन्नाटा छा गया था। आर्यन ताली बजाकर सब गेस्ट की तवज्जो खुद पर करवाई थी और कुछ ही वक्त में सब पहले की जैसे हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुहान भी खुद को पुरसुकून करती जुरैज की तलाश में नजरें आसपास दौड़ाने लगी थी ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके, मगर वो उसको कहीं भी नजर नहीं आया था। और नजर तब आया जब केक कट होने का वक्त आ पहुंचा था। एक्सक्यूज मी। केक कट होने के बाद सुहान को जुरैज तन्हा गोशे में अकेला मोबाइल फोन पर मसरूफ नजर आया तो उसको मुखातिब किया। यस। जुरैज ने सवाली नजर से उसको देखा जो इस तरह की कैफियत का शिकार थी। थैंक यू, सुहान ने मशकून नजर से उसको देखकर कहा। थैंक यू कहने से अच्छा है आप खुद को मजबूत बनाए, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना जरूर कि कोई मेरी नजर से आपको देखने की जुर्रत ना कर पाए।
सुरेश उसको देखकर संजीदगी से बोला, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं डर गई थी, यहाँ मेरा कोई नहीं है और एक ये बात मेरी कमजोरी है। सुहान बेहद आहिस्तगी से बोली, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, मगर इस दुनिया में सर्वाइव बस वही कर पाता है जिसको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना आता हो। जुरेश ने कहा तो उसकी बात पर सुहान लाजवाब हुई थी। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊं, सुहान ने कहा। यहाँ कब से जॉब करती हैं और क्यों? सुरेश ने सवाल दागा। जरूरत है जॉब की, सुहान ने मुख्तसर जवाब दिया। यहाँ होटल में या रेस्टोरेंट में वेटर्स की जॉब करना कोई आसान नहीं है, अपने लिए कोई और जवाब तलाश करो। जुरेश ने अपनी तरफ से मशवरा दिया। मेरा हॉस्टल और यूनी इस होटल के करीब ही था, तभी यहाँ जॉब करना मेरी मजबूरी थे। सुहान ने कहा तो जुरेश चौंक सा गया। इस होटल के पास तो एक यूनी है जहाँ मैं भी पढ़ता हूँ, मगर मैंने वहाँ आपको तो कभी नहीं देखा। जुरेश ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा। डिपार्टमेंट अलग हो शायद इसलिए, सुहान ने अंदाजा लगाते हुए कहा, जो एक तरह से सही भी था। ये मेरा कार्ड है, आप मेरे पास आ सकती हैं जॉब के लिए। मेरा अपना बिजनेस है। कुछ सोचकर जुरेश ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाए कहा, मगर मैं कैसे आऊंगी? मेरा यूनी होता है यहाँ, तो मैं शाम के वक्त आ जाती हूँ। सुहान को इसकी पेशकश बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि अपनी जॉब से वो खुद परेशान थी, पर छोड़ भी नहीं सकती थी, और जुरेश का जॉब की ऑफर करना उसके लिए गनीमत से कम ना था, मगर उसको अपनी यूनी का ख्याल आ गया था। मेरा भी पहले यूनी होता है, उसके बाद जाता हूँ अपने ऑफिस। खैर, आपके पास वक्त और मेरा कार्ड दोनों चीज़ें हैं, अगर मुनासिब लगे तो आ जाइएगा, वरना आपकी अपनी मर्जी। जुरेश ने संजीदगी से उसको देखकर कहा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब चलूंगी, सुहान ने कहा। आपका नाम क्या है वैसे? जुरेश ने उसको जाने की तैयारी पकड़ते हुए देखा तो पूछ लिया। मेरा नाम सुहान है, सुहान मलिक, सुहान ने बताया। सुहान नाम तो लड़कों का होता है, जुरेश उसका नाम जानकर बोला। लड़कियों का भी होता है जैसा मेरा है, सुहान ने संजीदगी से कहा तो जुरेश खामोश हो गया था। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, जुरेश इतना कह देने के बाद उससे पहले खुद वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद सुहान ने कार्ड को गौर से देखा और उसका नाम पढ़कर जेरे लब बड़बड़ाई। सुरेश दुरानी हाल। अगर मैं गलत ना हूं तो आप सुहान हैं? आर्यन ख्यालों की दुनिया में वापस आता चौंकते हुए सुहान से बोला तो मिशा अलर्ट हुई थी, जबकि फहा ये सोचने लगी थी कि ये क्या सरसरी मुलाकात में आर्यन भी था। मैं सुहान हूँ, सुहान ने संजीदगी से कहा। तुम्हारा हो गया तो चलें अब, जुरेश ने आर्यन से कहा। इनको क्या हुआ? फहा को जुरेश ठीक नहीं लगा। शायद मैंने जो आर्यन से कहा उस पर खफा हो गए हैं। मिशा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको ऐसा लगा जैसे वो अपने बेवजह ओवर रिएक्ट कर गई थी। हम सालगिरह पर आए हैं तो बगैर केक खाए कैसे जा सकते हैं? आर्यन जुरेश को देखकर इशारों किनारों से अपने और मिशा के बारे में उसको कुछ समझाना चाहा, तो जो जुरेश फिलहाल वक्त पर समझने के मूड में हरगिज नहीं था। यहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है, जुरेश ने तुम्बिया करती नज़र से उसको देखकर कहा, और उसके इस जुमले पर सुहान और मिशा अपनी जगह शर्मिंदा से हो गए थे। किसी की इस ज़रूरत बनना चाहिए भी नहीं, बस ये समझना चाहिए जहाँ आप होंगे वहाँ आपकी मलकियत में आता है, और अपनी मलकियत पर हक जताते हुए ये नहीं देखा जाता कि उसको छोड़ना ज़रूरी ही है या नहीं, या वहाँ आना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी। मैंने आपको इनवाइट किया है, और अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो फ़हा को अच्छा नहीं लगेगा। फ़हा ने ज़रूरत के लिए नहीं कहा था कि आप आएँ, फ़हा ने इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहती थी आप हमारी छोटी मोटी खुशियों में शरीक हों और अपनी सरसरी मुलाकात के बारे में तफसील से बताएं। फहा को एहसास हुआ कि वो नाराज होकर जा रहे थे, तभी मासूम भरे लहजे में उसको देखकर बोली, तो इसके बाद सुनकर हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। गुना मिलेगा अब आपको अगर आपने इतनी प्यारी लड़की की बात को नजरअंदाज करने का सोचा भी, आर्यन जुरेश को देखकर ड्रामाई अंदाज में बोला। इस कमीने की पहली नजर सुहान पर गई थी, पर जब वो हाथ नहीं आई तो इसने पत्ता मेरी तरफ फेंका। देखना अब ये तुम्हें अपनी चौपड़ी लाइन में वलगलाना चाहेगा, मगर खबरदार जो तुम इसकी बातों में आई। मिशा ने फहा के कान के पास झुककर उसको वार्न करने वाले अंदाज में बोली। मिशा, आपको क्या नहीं पता क्या? ये लड़के लोग अपने दिल के बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ लगाते हैं, और आप रात में मुझे सारी बात बताने वाली हैं कि आर्यन दुरानी से आपकी सरसरी मुलाकात कब और कैसे हुई। मिशा जो पहले फहा की बात सुनकर उसको घूर रही थी, लेकिन उसकी आखिरी बात पर वो सटपटा गई थी। सुहान की तरह मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं है, मिशा ने भी उसे वजाहत दी। फहा ने ऐसा कहा क्या कि आपके और उनके दरमियान कुछ है?
फहा मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर उससे बोली तो मिशा ने जब से उसको देखा था। आपकी वजह से मैं रुक जाता हूँ, वरना कुछ लोग तो चाहते हैं मैं यहाँ ना रहूं। जुरैस फहा को देखकर बोला तो सुहान उसको घूर भी नहीं पाई थी। अरे आग में झोंको उन कुछ लोगों को, तुम अंदर आओ, बहुत मजा आएगा। बुआ उसके पास आती बोली, हाँ ना, बहुत वक्त हो गया है, हमें अब केक कट कर देना चाहिए, भूख बहुत लगी है यार। आशिर ने भी जल्दी से कहा। आशिर भाई, आपको भूख कब नहीं लगती? और केक हम नहीं, महज सुहान अप्पो काटने वाली हैं, फहा ने उसको जताने वाले अंदाज में कहा। मेरा भी वही मतलब था, तुम ज्यादा सियानी बनकर बात को पकड़ा न किया करो। आशिर उसको घूर कर बोला तो जवाब में फहद दांतों की नुमाइश करने लगी। अंदर चलो, सादा बेगम ने कहा तो सब लोग बारी बारी अंदर की तरफ बढ़ गए। जुरैस यार, एक बात बताना। चलते चलते आर्यन ने अचानक जुरैस को मुखातिब किया। क्या बात? जुरैस ने अपने आगे चलती सुहान की पश को देखकर आर्यन को जवाब दिया। ये लड़कियां इतनी अनरोमांटिक क्यों होती हैं? आर्यन घर के अंदर गायब होती मिशा को देखकर मुंह बसोकर बोला तो उसके सवाल पर सुहान जो गैर तौर पर उनके सुनने लगी थी, उसके कदम सुस्त पड़ गए थे। शायद वो जुरैस का जवाब जानना चाहती थी, क्योंकि उनको हैंडसम लड़के मुफ्त में मिल जाते हैं। जुरैस एक तरफा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला तो आर्यन ने दाद देती नजर से उसको देखा था, मगर सुहान गर्दन तिरछी किए सर झटक कर अंदर चली गई थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल यही बात है, पर हमारा भी कोई कसूर नहीं। अल्लाह ने लड़कियों की निस्बत हमें इजहार के मामले में बड़े दिल से नवाजा है। आर्यन उसकी बात से इत्तेफाक करता बोला। बातों ही बातों में वो अब हॉल में पहुंच गए थे, जहां आर्यन की मिलती नजरें हर दफा की तरह मिशा को तलाशने में थी, जो शायद किशन से केक लेने गई थी। केक काट दें अब? सुहान को एक जगह खड़ा देखकर फहा ने उसके सामने नाइफ बढ़ाए कहा। काट रही हूँ। सुहान ने उससे नाइफ लेकर केक काटने लगी तो सब उसको विश करने लगे तो सुहान को ये सब अजीब लगने लगा। उसको अपना आप बचपन मालूम हुआ था, ऊपर से खुद पर जमी हुई जुरैस की तपिश ज़दा नज़रों ने रही सही कसर ख़त्म कर दी थी, मगर वो इसकी इग्नोर करने की भरपूर कोशिश करती। सबसे पहले साजिदा बेगम को केक खिलाया था, जबकि मिशा और फहा ने उसके केक खिलाने के इंतज़ार नहीं किया था, बल्कि खुद ही अपना हिस्सा लेकर केक खा लिया था। केक? सुहान जुरैस की तरफ आधी छोटी सी प्लेट में केक के साथ स्पून रखकर जुरैस को देखकर कहने लगी। मैं नहीं खाऊंगा। जुरैस ने एक कदम पीछे लेकर अपना सर नफी में हिलाकर कहा। क्यों? सुहान ने नासमझी से उसको देखकर कहा। क्योंकि आप ये दिल से नहीं दे रही। जुरैस ने उसको देखकर कहा, जो कि पास से गुजरती फहा ने बखूबी सुन लिया था। वो इसलिए कि दिल के हाथ नहीं होते, वरना यकीन करें फहा का वो अप्पू के सीने से दिल निकालकर उससे कहती कि आपको केक दें। सुहान से पहले फहा मुस्कुराहट दबाकर जवाबन देती। 9-11 हो गई थी। आपकी ऐसी हरकतों और बातों से मेरी बहनें मुझे शक की निगाहों से देखती हैं और वो गलत फहमी का शिकार हो गई हैं। सुहान फहा की बात पर जुरैस से बोली। मेरे दिल में जो था मैंने वो बयान किया। जुरैस पुरसुकून लहजे में बोला। आप केक ले रहे हैं या मैं वापस ले जाऊं? सुहान ने दो टोक लहजे में उससे सवाल किया। वापस ले जाएं, जुरैस ने कहा। मुझसे ऐसे चौचले नहीं उठाए जाते जुरैस, तो प्लीज आप मुझ पर इन चीजों की तवक्को मत किया करें। सुहान ने जब से उसको देखकर कहा। आपके मुंह से अपना नाम सुनकर अच्छा लगा। जवाबन जुरैस महम मुस्कुराहट से बोला तो सुहान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ये पकड़े, अगर खाने का दिल नहीं है तो सामने डस्टबिन पड़ा है, उसमें फेंक दीजिएगा। सुहान जबरदस्ती उसके हाथ में केक पकड़वाती बोली तो जुरैस की मुस्कुराहट से घेरी हो गई थी। जुरैस दुरानी रिस्क की बेहुरमती नहीं करता, जुरैस ने कहा। जुरैस दुरानी को यह भी पता होना चाहिए कि रिस्क को इनकार नहीं किया जाता। सुहान ने उसकी बात सुनकर जैसे जताया। अब पता चल गया है, आगे से ख्याल रखूंगा। जुरैस ने कहने के साथ केक का छोटा सा पीस उसकी तरफ बढ़ाया। मैं नहीं खाऊंगी। सुहान ने इनकार किया। कुछ मिनट्स पहले मुझसे किसी ने कहा कि रिस्क को इनकार नहीं किया जाता, और ये केक भी खाने की चीज़ होती है। इसको बनाने में बहुत चीज़ें डलनी पड़ती हैं, जैसे कि बादाम। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, दे मुझे आप। अभी जुरैस उसको केक में ऐड होने वाली चीज़ों के नाम बताने वाला था, जब सुहान ने केक का पीस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जुरैस अपना हाथ शरारत से पीछे कर गया, जिस पर सुहान नासमझी से उसको देखने लगी, जिसकी नज़रों में कुछ और मफहूम छुपा हुआ था, जिसको जानकर सुहान ने उसको घूरा। आप में शर्म बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। सुहान ने अपनी तरफ से उसको शर्मिंदा करना चाहा, जो कि नामुमकिन था। आपसे मिलकर मुझे आए रोज़ कुछ ना कुछ जाने का मिलता है, और केक खाने से कतराए नहीं, आपका खुद का है।
जुएस ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, बताने का शुक्रिया। सुहांतस कहती वहां से चली गई तो जुएस ने गहरी सांस भरकर उसको जाता देखा था। स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।